आप लोगों का स्वागत है एक नई स्टोरी में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। CH-181 बर्बादी, द रिटर्न, एपिसोड 1 बर्बादी, वेरिएंट 1। लखनऊ, चहल पहल से भरा शहर, जहां लोगों के एटीट्यूड से लेकर उनका खाना पीना भी नवाबी होता है, जहां शामें गुलजार होती हैं और रातें हंसी। इसी एक शाम में बालकनी में खड़ी नेहा को अपने करीब खींचते हुए संजय ने उसके कानों में धीरे से कहा, बेबी, तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। संजय की इस रोमांटिक आवाज को सुनकर नेहा शर्मा गई। नेहा का ये शर्माना देख संजय धीरे धीरे नेहा के करीब जाने लगा। नेहा की तेज धड़कनें संजय के कानों में बखूबी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे संजय के अंदर की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। संजय नेहा दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आ चुके थे और फिर संजय ने धीरे से नेहा के कानों में कहा, आई लव यू सो मच नेहा। और ये सुनते ही नेहा ने भी कहा, आई लव यू टू संजय। रूम में बालकनी के ठीक अपोजिट रखे टेबल पर नेहा और संजय की ड्रिंक रखी हुई थी। दोनों के बीच चल रहे इन रोमांटिक मोमेंट्स के दौरान एक अनजान शख्स धीरे धीरे अपने कदम उस टेबल की तरफ बढ़ा रहा था। उस शख्स ने अपने आप को बखूबी छुपाते हुए नेहा की ड्रिंक में एक टैबलेट डाल दी और वहां से दबे पांव वापस निकल गया। उस ड्रिंक को पीने के बाद नेहा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और तभी संजय को एक फ़ोन कॉल आ गया और उसे अर्जेंटली पार्टी में वापस जाना पड़ा। इधर नेहा खुद को संभालना तो बहुत चाहती थी, पर उसका दिमाग और शरीर उसका साथ नहीं दे रहे थे और कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि एक हाथ धीरे धीरे उसकी ड्रेस की जिप की तरफ बढ़ रहा था। उस सख्त हाथ को नेहा ने एक्साइटमेंट में रोकने की कोशिश भी की, पर रोक ना सकी और फिर उस रात वो सब कुछ हो गया जो होना शायद लाजमी नहीं था। आधी रात लगभग 3 बजे जब उस आदमी का एक फ़ोन बजा तो उस पर बात करने के बाद वो अचानक से उस कमरे से चला गया। वो इतनी जल्दी में था कि उसने अपनी टाई वहीं बिस्तर पर छोड़ दी, पर नेहा तो अब भी बेहोश हालत में बिस्तर पर ही पड़ी थी। 2 दिन पहले नेहा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगने की खुशी में उसके पिता दिनेश ने अपने घर में पूजा रखी थी। नेहा हमेशा से ही इंटेलिजेंट और हार्डवर्किंग थी, जो बचपन से ही मेहनत करने पर विश्वास करती थी। उसके इसी अंदाज पर खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ओनर संजय खुराना उस पर फिदा था। संजय और नेहा पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और 4 महीने पहले ही उनकी एंगेजमेंट हुई थी। आज पूजा में पिता दिनेश ने संजय और उसके परिवार को भी बुलाया था। जीजू, अब आप ही समझाओ ना दीदी को, इसकी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है, अब तो इसे एक बड़े होटल में पार्टी देनी चाहिए। नेहा की सौतेली बहन कनिका ने जिद करते हुए संजय से कहा। अरे तुम्हारी दीदी क्या डिसाइड करेगी? नेहा का सिलेक्शन हुआ है तो पार्टी मेरी तरफ से, वैसे भी हम अलग थोड़ी हैं। संजय ने कनिका से कहा। तो फाइनल रहा, दीदी की पार्टी जीजू के होटल में। ये इट विल बी सो मच ऑफ फन, कनिका ने उछलते हुए कहा। कनिका के चेहरे पर अपनी बहन और उसके मंगेतर को देखकर स्माइल तो थी, पर उसकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थी। 2 दिन बाद संजय के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पर होटल का डेकोर, खाना, म्यूजिक सब कुछ नेहा की पसंद का अरेंज किया था। सच में उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और बॉन्ड को देख वहां मौजूद हर शख्स जेलस फील कर रहा था। म्यूजिक और गॉसिप्स के बीच डिनर चल रहा था कि तभी गलती से नेहा की ड्रेस पर नूडल्स गिर गया। ओफ़ो, कहते हुए नेहा ने अपने हाथों से उसे साफ करने की कोशिश की। अरे रुको, अंदर रूम में साफ कर लो न दीदी, कनिका ने तुरंत नेहा की ड्रेस की तरफ देखते हुए कहा। यस, शी इज राइट, मैं ले चलता हूँ, कम, संजय ने नेहा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। उन्हें एक साथ एक कमरे में जाता देख नेहा की सबसे खास दोस्त स्मृति और कनिका एक दूसरे को आंख मारकर इशारे कर रही थी। नेहा की सौतेली माँ उसे संजय के साथ इस तरह अंदर जाता देख अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। वो हमेशा से संजय जैसा लड़का अपनी बेटी कनिका के लिए चाहती थी, पर आज नेहा को इतने बड़े आदमी के साथ सेटल होता देखकर उनके मन में बिल्कुल भी सुकून नहीं था। जब तक दोनों लिफ्ट के अंदर नहीं चले गए, मां मंजू की नज़रें उन पर ही टिकी हुई थी। उनके जाने के बाद वो कनिका को बार बार देखे जा रही थी, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों ही आंखों में कनिका से कुछ कहना चाहती हो। इन सभी बातों के बाद इतना कुछ होगा गया को नेहा को समझ ही नहीं आया और कुछ घंटों बाद जब नेहा ने अपने शरीर को धीरे धीरे नींद में हिलाना शुरू किया तो महसूस हुआ कि उसे एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसका बदन मानो कपकपा सा रहा था, उसका सर दर्द से फट रहा था और शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए।
अपने आप को एक अनजान कमरे में अनजान बिस्तर पर बिना कपड़ों के देखकर उसकी नींद एक झटके में खुल गई और वो तुरंत उठकर बैठ गई। अपने आप को इस हालत में देखकर उसने अपना सर पकड़ लिया और याद करना शुरू किया कि कल रात क्या हुआ था। बार बार जोर देने के बाद भी उसे इस बिस्तर पर अपने साथ अपने मंगेतर संजय की शक्ल याद आ रही थी। संजय, संजय मुझे इस हालत में छोड़कर कहाँ चला गया? मुझे उसे कॉल करना चाहिए। हड़बड़ाहट में नेहा ने अपना फोन ढूंढा तो उसे बिस्तर के नीचे पड़ा डेड पाया। चादर में खुद को लपेटे हुए नेहा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर संजय गया कहाँ कि तभी उसकी नज़र उसके सामने एक अनजान टाई पर पड़ी। उस ब्लू कलर की टाई पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, उसने संजय की टाई याद करने की कोशिश की। बहुत जोर देने पर उसे याद आया और वो सोचकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना कुछ कहे ही उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। उसने टाई को उठाते हुए कहा, नहीं, ये मेरे संजय की नहीं है। उसने तो कल रात टाई पहनी ही नहीं थी। तो फिर ये किसकी है? मैं किसके साथ थी? ओह गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उसने खुद से कई सवाल कर लिए और घबराहट में उसकी धड़कनें बती ही गईं। नेहा, ये क्या कर दिया तूने? उसकी जुबान इस वक्त खुद से ही सवाल करने में लखा रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने मुंह पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाई, आ, और जोर जोर से बिलखते हुए रोने लगी। इस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे जिस तरह का दर्द महसूस हो रहा था, उससे वो समझ चुकी थी कि कल रात उसने वो कर लिया था जिसके लिए वो संजय को आज तक रोक रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और तरस भी। क्यों किया ऐसा तूने? मुझे होश कैसे नहीं रहा? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? जरूर मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है, लेकिन ये कर फिर से नेहा रोने लगी और खुद को ही कटघरे में बार बार खड़ा करने लगी। मैं संजय से क्या कहूँगी? कैसे मुंह दिखाऊंगी उसको? मुझे जल्द से जल्द संजय से मिलकर उसे सब समझाना होगा। नेहा ने जल्दी से अपने कपड़ों को ढूंढते हुए उन्हें पहनकर अपना सारा सामान समेटना शुरू किया। जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करती, दर्द और कपकपाहट के कारण जमीन पर गिर जाती। रोते हुए वो खुद को इतना भी नहीं संभाल पा रही थी कि वो खुद का हुलिया सुधार सके। वो बस अपने ही मन में बड़बड़ाई जा रही थी। नहीं, मुझे बिना समय गंवाए संजय से मिलना होगा, उसने खुद से कहा। और जैसे ही उसने वापस अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की तभी रूम की बेल बजी। बेल की आवाज़ सुनकर उसके पैर जम से गए। उसे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि उसकी दरवाज़ा खोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। बार बार बेल बजने के कारण वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी थी। अचानक से उसे दर्द महसूस होना ही बंद हो गया। उसके ठीक सामने, आंखों में गुस्सा लिए उसके पिता दिनेश, शर्म से नजरें झुकाए उसका मंगेतर संजय और सहानुभूति दिखाते हुए उसकी सौतेली बहन कनिका खड़े थे। अभी तक तो वो खुद भी नहीं समझ पाई थी कि कल रात हुआ क्या था और अब अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उनसे कहे क्या, उन्हें समझाए क्या। वो अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी वो जगह थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठी। बस एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं हम तुम्हारे इस घटिया मुंह से। तुमने जो किया उसे देखकर तो मुझे तुम्हें बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। छी! नेहा के पिता ने कमरे की और नेहा की हालत देखते हुए गुस्से में चिल्ला कर कहा। शर्म से चेहरा झुकाए नेहा कुछ पलों के लिए स्तब्ध हो गई थी। अपनी सफाई में कुछ कहने से पहले ही उसे उसकी सजा सुना दी गई थी। बड़ी हिम्मत करके उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पापा, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए प्लीज। कम से कम तुम तो सुनो संजय। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, प्लीज ट्रस्ट मी। नेहा ने संजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, पर वो आंख उठाकर नेहा की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। बस एक तो तुमने इतनी घिनौनी हरकत की है और कह रही हो कि कुछ गलत नहीं किया। तुमने हमारे परिवार के साथ साथ संजय और उसके परिवार की भी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। नहीं पापा, डोंट से दिस प्लीज। संजय तुम तो समझाओ पापा को, तुम तो मुझ पर भरोसा करते हो ना। बोलो ना संजय। नेहा ने संजय के हाथ को बार बार झकझोरते हुए पूछा, पर संजय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। संजय, कांपती हुई आवाज में नेहा ने एक बार फिर अपने प्यार को पुकारा। व्हाट नेहा, क्या कहूँ मैं डैड से? मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही नेहा हो जिससे मैंने प्यार किया था। आई कांट बिलीव मेरी नेहा ऐसा कर सकती है। बट गेस व्हाट, ना विश्वास करने का कोई कारण भी नहीं है मेरे पास।
मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, बस मुझे अपने आप से आज़ाद कर दो। आई कांट बी विद यू एनीमोर। आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू नेहा। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सरप्राइज। गुड बाय। संजय ने नम आंखों से नेहा के सामने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर फेंकते हुए कहा। नेहा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्यार संजय उसे इस तरह बिना सुने चला जाएगा। उसने लाइफ के हर मोमेंट, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में संजय को खुद के साथ इमेजिन किया था, पर आज उसका भरोसा टूट चुका था, जिसने उसे पूरी तरह से बिखेर दिया था। तुम पर मुझे नाज था, तुम्हारे हार्ड वर्क के एग्जाम्पल्स दिया करता था मैं लोगों को, गर्व से ऊंचा रहता था सर मेरा जब मैं तुम्हारे बारे में बात करता था, पर आज तुमने वो सारी भावनाएं मिट्टी में मिला दी। मुझे नहीं पता था कि जिस बेटी पर मैं गर्व कर रहा था, वो इतनी बदचलन और गिरी हुई निकलेगी। अब यहाँ रुककर हमें और शर्मिंदा मत करो, दूर हो जाओ हमारी जिंदगी से। हमारे परिवार में तुम्हारे जैसी औलाद की कोई जगह नहीं है। पिता दिनेश ये कहकर वहां से गुस्से में निकल गए। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। संजय, गिड़गिड़ाते हुए नेहा ने उन दोनों को रोकने की कोशिश की, पर एक के बाद एक उसके सारे अपने उसे रोता बिलखता छोड़ गए। आखिर क्या हुआ था कल रात जिसके चलते नेहा की हंसती खेलती जिंदगी में तूफान आ गया था? कौन था इस घिनौने प्लान के पीछे जिसने नेहा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी? CH282 to 6 साल बाद। 2. नेहा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक रात में उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। नेहा के साथ कल रात जो हुआ उसका सदमा शायद वो बर्दाश्त कर भी लेती, पर उसके अपनों ने जो उसे चोट दी थी, उसके दर्द से शायद अब वो कभी नहीं उभर पाएगी। संजय और दिनेश ने तो उससे अपना मुंह मोड़ ही लिया था, पर वहां एक शख्स था जो अब भी खड़ा था, और वो थी कनिका। जमीन पर पड़ी नेहा को बेहाल देखकर कनिका का व्यवहार वैसा नहीं था जैसा एक बहन का होना चाहिए। अपनी बड़ी बहन को यूं तड़पता देख कनिका ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि वो उसे सहारा दे। अपनी बहन के आंसुओं को देखकर कनिका के होठों पर एक भीनी भीनी सी मुस्कुराहट थी, पर आखिर क्यों? ये नेहा को भी नहीं पता था। अरे दीदी, संभालो खुद को, वैसे भी अब तुम्हें अकेले ही अपने आप को संभालना है। कनिका अपनी तीखी जुबान से मीठा बोलकर नेहा को सिंपैथी दिखाने का दिखावा कर रही थी। वो भले ही अच्छा नाटक क्यों न कर ले, नेहा को उसकी आंखों में देखकर शक हो गया था कि उसके शब्द और उसके भाव मेल नहीं खा रहे थे। कनिका, तुमने किसी को कुछ समझाया क्यों नहीं? तुम तो मुझे जानती हो, मैंने तो संजय के अलावा आज तक किसी लड़के के बारे में सोचा तक नहीं, तो मैं ये सब कैसे? मुझे सच में कुछ याद नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी। डैड से बात करो, संजय को समझाओ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। नेहा कनिका के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही थी। नेहा के हर सेंटेंस के साथ कनिका के चेहरे पर सुकून के भाव बढ़ते जा रहे थे जो उसके सहानुभूति भरे शब्दों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। पर नेहा को कनिका का ये बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। मैं समझाओ सबको, मजाक कर रही हो क्या? कनिका ने नेहा का मजाक बनाते हुए कहा। उसकी ये टोन नेहा को अंदर ही अंदर और चोट पहुंचा गई। हाँ तुम कहो तो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि कल रात क्या हुआ था। ये सुनकर नेहा की आंखें अपनी बहन पर टिक गई। कनिका उसे कल रात की सच्चाई बयान करने वाली थी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को जानकर खुश हो या दुखी। क्या तुम जानती थी कि क्या हुआ मेरे साथ? बताओ मुझे, तुमने सबके सामने कुछ क्यों नहीं कहा? नेहा ने इस बार कनिका के दोनों हाथों को झकझोरते हुए कहा। हाँ, जानती हूँ, सब जानती हूँ, क्योंकि मैंने ही ये सारा जाल जानबूझ के तुम्हें फंसाने के लिए बिछाया था। क्यों तुम्हें हमेशा लाइफ में मुझसे ज़्यादा अच्छा मिलता रहेगा? मैंने हमेशा से संजय जैसे बड़े बिजनेस से शादी करने के ख्वाब सजाए थे। मैं उसके करीब जाने ही वाली थी कि तभी मुझे पता चला तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। मैंने उसे रिझाने की ना जाने कितनी कोशिश की, पर वो मुझे आंख उठा करके भी नहीं देखता था। तो इस बार मैंने उसके विश्वास पर चोट पहुंचाई, और मुझे यकीन है कि ये चोट उसको तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी और मैं उसके बुरे वक्त में उसका साथ देकर आसानी से उसके करीब आ जाऊंगी। कनिका ने एक एक करके अपने सारे पत्ते नेहा के सामने खोल दिए। नेहा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने घिनौने खेल को खुद उसकी बहन ने रचा था। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुम्हें इतनी नफरत थी मुझसे। पर कनिका चुपचाप उसकी हालत देखकर हंस रही थी। अब इतना रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। ये लो, डैड ने तुम्हें कुछ पैसे दिए हैं ताकि तुम अपने आगे की जिंदगी की शुरुआत कर सको। कहीं भी जाओ, पर यहाँ नजर मत आना। दूर हो जाओ हम सब की जिंदगी से। गुड बाय दीदी, कहकर कनिका ने एक लिफाफा नेहा के मुंह पर दे मारा, जिसके अंदर कुछ पैसे थे।
कनिका, कनिका कहकर नेहा उसके पैर पकड़ती रही, पर कनिका ने उसकी एक न सुनी और इठलाती हुई वहां से चल पड़ी। दूसरी ओर सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशंस को लेकर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। सिंघानियाज इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक थे, जिनका दिल्ली एनसीआर और यूपी में सबसे बड़ा नाम था। कंपनी का ओनर आदित्य सिंघानिया 28 साल का एक यंग और स्मार्ट लड़का था, जिसके चार्म और इंटेलिजेंस के सब दीवाने थे। नेहा के मंगेतर संजय की खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और सिंघानियाज हमेशा से एक दूसरे के कंपेटिटर्स थे। पिछली एक डील सिंघानियाज को मिलने से खुरानाज बहुत डिस्टर्ब थे। मीटिंग के बाद असिस्टेंट मयंक ने अपने बॉस आदित्य को बताया कि कैसे कल रात खुरानाज ने आदित्य को फंसाने के लिए घटिया चाल चली थी। उन्होंने होटल के एक वेटर्स को पैसे देकर आदित्य को ड्रग्स दिलवाए और फिर उसे अपने ही एक होटल के रूम में भेज दिया। खुरानाज ने आदित्य को बदनाम करने के लिए रूम में भेजने के लिए एक लड़की को भी हायर किया था। ये क्या बकवास कर रहे हो? आदित्य ने चिल्लाते हुए मयंक से पूछा। बेवकूफ इंसान, तुम्हें इतना सब कुछ पता था और तुम अब मुझे बता रहे हो? उद्धरण चिन्ह। सॉरी बॉस, पर मुझे भी ये अभी ही पता चला है। पर क्या आप उस होटल से आ रहे हैं? क्या आपके साथ वहाँ कोई और भी था? मयंक ने आदित्य से शर्माते हुए ये सवाल किया। हाँ, कहकर आदित्य याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कल रात क्या हुआ था। दिमाग पर बहुत जोर देने के बाद भी उसे उस लड़की की शक्ल याद नहीं आ रही थी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी और पता करो कि कौन थी वो लड़की। मुझे जल्द से जल्द उस लड़की का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए। इससे पहले कि वो खुराना उस लड़की को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे, हमें उसे ढूंढकर उसे खरीद लेना चाहिए। आदित्य ने गुस्से में मयंक को होटल उस लड़की के बारे में पता करवाने के लिए भेज दिया। और फिर वक्त बीत चुका था। 6 साल के एक लंबे अरसे के बाद नेहा मुंबई एयरपोर्ट पे एक 5 साल की बच्ची पीहू के साथ अपनी बनारस की फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। पीहू इतनी चंचल और शरारती थी कि नेहा को हर वक्त उसके आगे पीछे घूमना पड़ता था। वह पीहू के साथ बिल्कुल उसी की उम्र की हो जाती थी, इसलिए शायद पीहू भी उसे अपने सबसे करीब समझती थी। उन दोनों का रिश्ता बेस्ट फ्रेंड्स का था, इसलिए तो पीहू अपनी मम्मा को बड़ी कहकर बुलाती थी। यस पीहू, क्या तुम क्लाउड्स देखने के लिए रेडी हो? पीहू से नेहा ने बड़े प्यार से पूछा। यस, पीहू ने उछलते हुए कहा। आज पीहू अपनी लाइफ की पहली फ्लाइट में बैठने वाली थी, इसलिए पिछले एक हफ्ते से एक्साइटमेंट के मारे वो इंटरनेट पर एरोप्लेन के कई फोटो और वीडियोस देख रही थी। पीहू की एक्साइटमेंट में नेहा ने खुद को इतना इन्वॉल्व कर लिया था कि वो अपने मन में चल रही चिंता की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहती थी। पीहू की हैप्पी जर्नी के लिए अपने अंदर चल रही कश्मकश को वो जरा भी हवा नहीं देना चाहती थी। जैसे ही पीहू बनारस को लेकर कोई बात करती, नेहा के चेहरे पर टेंशन साफ झलकने लगती। पीहू भले ही उम्र में 5 साल की थी, पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को वो बहुत अच्छे से जानती थी। क्या बात उसे परेशान करती है? किस बात से वो हैप्पी होती है? किस बात से वो कैरिंग है? पीहू नेहा के बारे में सब अच्छे से जानती थी। फ्लाइट के टाइम के अनुसार दोनों अपनी बुक सीट्स पर जाकर बैठ गए। बडी, आर वी रेडी टू फ्लाई? पीहू ने नेहा से बाहर की ओर देखते हुए पूछा। वह खिड़की से ऐसे झांकने की कोशिश कर रही थी जैसे प्लेन के एक एक पहिए को देखना चाहती हो। उसके मन में जिज्ञासा थी कि आखिर इतना बड़ा प्लेन उड़ेगा कैसे। वहां बैठते ही पीहू का चंचल मन क्लाउड्स देखने के लिए बहुत उछल रहा था। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होना शुरू हुई, धीरे धीरे पीहू की आंखें फटती गई। वह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बाहर की ओर नजरें गड़ाए बैठी थी। इधर नेहा की धड़कनें फ्लाइट के ऊपर जाने से और बढ़ती जा रही थी। जिस बात के लिए वह बेचैन थी, वो घड़ी उनके उड़ने से और करीब आ रही थी। कुछ ही समय बाद जब पीहू की नज़र वापस नेहा पर पड़ी, तो उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर पीहू ने इस बार पूछ ही लिया। तो क्या सोचा है? पीहू ने अपनी बचकानी आवाज में एक जवान शख्स की तरह दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए बड़ी गंभीरता से पूछा। क्या सोचा है मतलब? नेहा ने पीहू से नजरें हटाकर इधर उधर देखते हुए उसके सवाल को इग्नोर करने की कोशिश की। वो हर बार ये समझ नहीं पाती थी कि पीहू इतनी छोटी होने के बावजूद उसके चेहरे को देखते ही कैसे समझ जाती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम्हें पता है ना, मुझसे हाइड नहीं कर पाओगी तुम कुछ। पीहू ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए नेहा को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। नेहा पीहू के इन चालाक और क्यूट एक्सप्रेशंस को देखकर अच्छे से समझ चुकी थी कि वो फिर से वही बात करना चाहती है जो नेहा पिछले 2 हफ्तों से इग्नोर कर रही थी। हाँ बाबा, क्या ही हाइड कर पाऊंगी मैं तुम्हारी इन छोटी छोटी आंखों से।
तुम्हें क्लाउड्स नहीं देखना क्या? नेहा ने पीहू का ध्यान बादलों की तरफ खींचने के लिए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर पीहू इतनी जल्दी भटक जाने वालों में से नहीं थी। देख लिए मैंने क्लाउड्स, अब तो तुम मुझे ये बताओ, पापा का क्या करना है? पीहू ने इस बार बिना घुमाए फिराए सीधा अपना सवाल नेहा से पूछ लिया। चुप, बाहर देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। नेहा ने पीहू का मुंह बंद करते हुए उसका चेहरा बाहर की तरफ घुमा दिया। बात मत बदलो, बताओ पापा का कुछ सोचा है? मुझे पता है तुम उसी टेंशन में हो। पिछले हफ्ते जब मौसी का फोन आया था तब भी तुम उनसे यही बात कर रही थी। मैंने रसोई से छुपकर आपकी सारी बातें सुनी थी। पीहू ने नेहा से पूछा। बस कर शैतान लड़की, 5 साल की हो तुम और हरकतें देखो। नेहा ने पीहू को तो शांत करा दिया था, पर उसके सवालों से नेहा का मन और बेचैन हो गया था। जिस फैमिली फंक्शन में वो जा रही थी, वहां सबका एक ही सवाल होगा पीहू के पापा को लेकर, जिसके लिए नेहा के पास कोई जवाब नहीं था और ये बात नेहा को अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही थी। पर अब उसके सवालों से बचने का नेहा ने एक और नया रास्ता निकाला था। पीहू, यू नो ना, मुझे मोशन सिकनेस होता है, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही हूँ, और ये फालतू की बातें सोचना छोड़ दो। ये लो, तब तक के लिए यू कैन प्ले इन द मोबाइल। नेहा ने पीहू को अपना मोबाइल देते हुए कहा। उसे पता था कि पीहू को डिस्ट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका उसके फेवरेट गेम्स खिलवाना होता था। पीहू ने मुस्कुराते हुए नेहा का मोबाइल पकड़ तो लिया था, पर वो इस वक्त गेम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसका पूरा ध्यान तो अभी कहीं और ही था। उसके खुराफाती दिमाग में एक बड़ा ही अतरंगी आइडिया बड़े दिनों से उथल पुथल कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इस आइडिया को वर्कआउट कैसे करे। वो चुपचाप मोबाइल लेकर शांति से नेहा के बगल में बैठी हुई थी। कभी वो बाहर बादल की ओर देखती तो कभी नेहा की तरफ। उसका चंचल मन उसे एक जगह बैठने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। उसके मन में आया कि क्यों न इतने बड़ी फ्लाइट की एक सैर की जाए। सीट से उतर के नेहा के सामने से वो इतनी चालाकी से निकली कि नेहा को उसके जाने की आहट तक नहीं हुई। प्यास लगने के कारण पीहू पानी का ग्लास लेकर बड़े आराम से आगे की तरफ चल रही थी कि तभी फ्लाइट में टर्ब्यूलेंस के कारण उसके हाथ से पानी का ग्लास छलककर वहीं पास में बैठे एक आदमी पर गिर गया। ब्लैक कोट में वह आदमी पीहू से उसकी नादानी के लिए कुछ कह पाता कि तभी पीहू के मुंह से उसकी तरफ देखते ही निकला। पापा। आखिर क्यों कहा पीहू ने एक अनजान शख्स को पापा? क्या वो शख्स सच में पीहू का पापा था, या इसके पीछे भी पीहू की कोई शरारत छुपी थी, या उसके इस शब्द के पीछे छुपे थे कई गहरे राज? आखिर क्या रिश्ता था पीहू और नेहा? CH383 द रिटर्न, एपिसोड 3। पीहू ने अपनी प्यारी आवाज में जिस शख्स को पापा पुकारा था वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य सिंघानिया था। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर आदित्य भी चौंक गया था। उसने जैसे ही आंख उठाकर देखा तो उसके सामने पीहू पिंक कलर का फ्रॉक पहने खड़ी थी। पीहू की आंखों में जो चमक थी, उसे देखकर आदित्य की नजरें भी उस पर ठहर गई। पर इस नादान सी बच्ची का आदित्य को पापा कहकर पुकारना आदित्य के लिए बहुत सरप्राइजिंग था। क्या? आदित्य ने कहा। पापा, क्या आप मेरे पापा बनोगे? पीहू ने प्यारी आवाज में कहा। क्या कह रही हो, और तुम किसके साथ हो? पीहू के सवाल से आदित्य की कंफ्यूजन और बढ़ती जा रही थी। उसने पीहू के आसपास देखकर पता करने की कोशिश की ये बच्ची किसके साथ है। आदित्य को पीहू के सवाल का जवाब समझ ही नहीं आ रहा था। आप मुझसे ये सारे सवाल बाद में कर लेना, पर अभी ये बताओ कि क्या आप मेरे पापा बनोगे? पीहू ने इस बार फिर अपना वही सवाल किया। आदित्य अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन को हैंडल करे कैसे। उसे उस बच्ची का भोला सा चेहरा देखकर उसका दिल तोड़ने का मन नहीं कर रहा था। इसलिए उसने बड़े प्यार से पीहू के हाथों को पकड़ा और अपने पास बुलाया। अच्छा, मेरी बात सुनो, पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, तभी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। आदित्य ने पीहू से बड़े प्यार से पूछा। मेरा नाम पीहू है और मैं 5 ईयर्स ओल्ड हूँ। ओह, जस्ट 5 ईयर्स ओल्ड, आप तो बहुत छोटे हो। यहाँ आप किसके साथ आए हो और आप रहते कहाँ हो? आदित्य ने पीहू की टेढ़ी चोटी को सीधा करते हुए पूछा। उसने आज तक इतनी छोटी बच्ची को इतने कॉन्फिडेंटली बात करते हुए नहीं सुना था। पीहू से वो इतना प्रभावित था कि उसके बेतुके सवालों से उसे जरा भी इरिटेशन नहीं हो रही थी। इनफैक्ट अब तो वो उसके बारे में और जानना चाहता था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर कौन थी ये बच्ची जिसे इतने बड़े आदमी से जरा भी डर नहीं लगा, जो इतने विश्वास के साथ ना जाने क्यों उसे पापा बनने की बात कह रही थी। यस, मैं और बड़ी मुंबई में रहते हैं। अभी हम बनारस जा रहे हैं एक फैमिली फंक्शन के लिए।
पीहू ने आदित्य को बताया। ओह अच्छा, कहाँ है आपकी बडी? क्या वो भी आपकी तरह ही छोटी सी है? वो रही मम्मा, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी बडी, पीहू ने नेहा की तरफ इशारा करते हुए कहा। 5 साल पहले जब नेहा को उसके घर से बेदखल कर दिया गया था तो उस वक्त वो सबसे पहले अपनी बचपन की दोस्त स्मृति के पास गई थी। स्मृति उसे इतने अच्छे से समझती थी और तुरंत उसे अपने घर में रहने के लिए मना लिया। कुछ ही दिनों बाद नेहा को उल्टी और चक्कर का एहसास हो रहा था। नेहा, बहुत दिनों से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्मृति ने नेहा की फिक्र करते हुए कहा। मुझे भी लग रहा है, मुझे तो डर है कि कहीं उस रात मेरे साथ कुछ और उसकी ही वजह से कहीं मैं। बोलते बोलते नेहा ने खुद को रोक लिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, यू वेट, आई विल ब्रिंग द किट, इतनी टेंशन मत ले। अगर ऐसा हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगी स्मृति, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नेहा बार बार अपनी हालत को लेकर बेचैन हुए जा रही थी और आखिरकार उसका डर सच निकला। डॉक्टर्स ने बताया कि नेहा प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर कुछ दिनों के लिए वो डिप्रेशन में चली गई। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अपनी लाइफ के बारे में बहुत सोचा। हर दिन हर पल उसे ये एहसास हो रहा था कि उस रात उसकी क्या गलती थी। क्या संजय से प्यार करना उसकी गलती थी या फिर उसके साथ उस कमरे में जाना? नेहा, देख, अब जो होना था वो हो चुका है, मेरी मानो तो हम डॉक्टर से बात करके अबॉर्शन करवा लेते हैं, स्मृति ने नेहा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। नो नेवर, ये क्या कह रही हो तुम? नेहा ने चौंकते हुए स्मृति से कहा। आई मीन, स्मृति कुछ और कहती कि तभी नेहा ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं स्मृति, आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट इट एंड आई फील दैट आई विल गिव अ बर्थ टू दिस चाइल्ड। नेहा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने मन की बात कही। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना कि सिंगल मदर को इस सोसाइटी में कैसे देखा जाता है? तुम अनमैरिड हो, संजय भी चला गया, अगर ये बच्चा तुम्हारी लाइफ में आ गया तो तुम शायद फिर कभी किसी के साथ शादी नहीं कर पाओगी। सोसाइटी, संजय, ये सब क्या बात कर रही हो स्मृति? मेरे पक्ष को बिना सुने ही जिस वक्त मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया गया था, उस वक्त तो सोसाइटी मुझे बचाने नहीं आई। जिस वक्त मुझे संजय की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस पल वो मुझे अकेला छोड़ गया। तो अब मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मेरा अब इस दुनिया में कोई अपना नहीं है स्मृति, जो है यही बच्चा है। तो कुदरत ने अगर मुझे नए रिश्ते से ब्लेस किया है तो वाई शुड आई स्टेप बिहाइंड? मैं अब पीछे नहीं हट सकती स्मृति। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और ये फाइनल है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, मैं माँ बनूंगी। नेहा ने बहते आंसुओं के साथ अपने थॉट्स को क्लियरली स्मृति के साथ शेयर किया। वो नहीं जानती थी कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ी थी वो उसके लिए कांटों से भरा होने वाला था। उसके इस अडिग विश्वास को देखकर स्मृति के पास उसे रोकने का अब और कोई कारण नहीं था। उसने बिना एक और सवाल किए उसके साथ खड़े रहने का फैसला किया। मुझे नहीं पता कि आगे की जिंदगी कैसी होगी तुम्हारी, पर तुम्हारा ये विश्वास देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम सारी प्रॉब्लम्स का सामना पूरी स्ट्रेंथ के साथ करोगी। तुमने जो भी डिसाइड किया है, मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ, स्मृति ने नेहा को गले लगा कर कहा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। नेहा की पिछली जॉब उसकी हालत के चलते वो ज्वाइन नहीं कर पाई, पर उसके टैलेंट और एक्सपीरियंस के दम पर जल्दी ही उसकी दूसरी नौकरी लग गई। अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए नेहा हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई। एक भी दिन उसका ऐसा नहीं गुजरता था जब लोग उसे उसकी सिचुएशन के लिए क्वेश्चन ना करे, खरी खोटी सुनाएं। इनके चलते नेहा का अपने डिसीजन पर भरोसा कई बार हिलता था, पर उसके पेट में पल रहे बच्चे से उसके कनेक्शन ने उसे सब कुछ सहने के लिए मजबूत बना दिया था। पीहू के इस दुनिया में आते ही नेहा को अपने डिसीजन पर प्राउड फील हो रहा था। 9 महीने के इस खूबसूरत सफर के दौरान नेहा के लिए भले ही उस रात का दर्द कम नहीं हुआ था, पर इस सफर में उसे अपने दर्द से निकलने की एक राह जरूर मिल गई थी। आज 9 महीनों बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। माँ बनने के इस खूबसूरत एहसास ने उसे उसके सारे दुखों से मुक्त कर दिया था। अब उसे आगे कुछ दिख रहा था तो सिर्फ उसकी बेटी पीहू और उसके साथ उसका उमंगमय जीवन। आज 6 साल बाद नेहा की लाइफ में पीहू ही उसका सब कुछ थी। पर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आज पीहू को अपने पापा की ऐसी क्या जरूरत हो गई थी कि वो एक अनजान आदमी को अपना पापा कह रही थी। मैं और बड़ी एक फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं। वहां पहुंचने से पहले ही बड़ी को कई लोगों के फोन आ रहे हैं और सब पूछ रहे हैं कि मेरे पापा साथ आ रहे हैं क्या, वो कहाँ है, पर मम्मा किसी को भी कुछ जवाब नहीं देती है।
पीहू ने आदित्य को विस्तार से उसकी चिंता बड़े ही बचकाने अंदाज में बताई। आदित्य को तो अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक 5 साल की बच्ची के साथ बात कर रहा था। जैसे जैसे वो उसे सुन रहा था, उसके पिता के बारे में जानने की उसकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जा रही थी। तो आपके पापा कहाँ हैं? आदित्य ने पीहू से पूछा। ये सुनकर उस बच्ची ने पप्पी फेस बना लिया और निराश होकर कहा, मम, मुझे नहीं पता। बडी ने कहा था कि मेरे पापा है ही नहीं। बडी ही पापा है और मम्मा भी। ये सुनकर आदित्य को एक और शौक लगा। उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि एक 5 साल की बच्ची इतने प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ बात करेगी। वो इस बात को सुनकर ही उसकी माँ और उसके द्वारा पीहू को दी गई परवरिश से बेहद इम्प्रेस्ड था। Who is the mother of such an intelligent and cute child? Hats off to you girl। वो मन ही मन पीहू की माँ की हिम्मत की दाद दे रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि कौन सी लड़की इतनी स्ट्रोंग होगी जिसने अकेले इस बच्ची को ना सिर्फ जन्म दिया है बल्कि उसे इतना स्मार्ट भी बनाया है। तो आपने मुझे पापा क्यों कहा? उसने बच्ची के सर को सहलाते हुए पूछा। क्योंकि हम वहाँ 2 दिन के लिए जा रहे हैं और बड़ी को सारे रिश्तेदारों से मिलना है। ये सोचकर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना 2 दिन के लिए मैं किसी को अपना पापा बना लूं। मैंने बहुत लोगों को देखा पर आपको देखते ही मुझे लगा कि आप बडी के साथ बहुत कूल लगोगे। कूल एंड हैंडसम यू विद ब्यूटीफुल बडी। इसलिए आई फेल्ट लाइक कॉलिंग योर पापा। क्या आप बनोगे 2 दिन के लिए मेरे पापा? पीहू ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए आदित्य से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आदित्य को पता ही नहीं था कि इतनी भोली और मासूम सी शक्ल वाली बच्ची के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था। वह उसकी सारी बातें चुपचाप सुने जा रहा था क्योंकि जिस तरह का जुड़ाव उसे पीहू के साथ महसूस हो रहा था वैसा उसे पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की चमक ने आदित्य का मन मोह लिया था। पर क्या ये बात आपकी मम्मा, सॉरी मतलब आपकी बड़ी को पता है? उसने पीहू से पूछा। ही नहीं, मैं तो उन्हें सरप्राइज दूंगी। वो थोड़ा गुस्सा होंगी पर मैं मना लूंगी उनको। बस आप हाँ कर दो। बोलो ना, बनोगे ना आप मेरे पापा? 2 दिन के लिए प्लीज हाँ कर दो न प्लीज। पीहू ने आंख बंद कर अपने होठों को बाहर करके प्यारा सा चेहरा बनाते हुए रिक्वेस्ट की। उसे बार बार एक ही बात रिपीट करता हुए देखकर आदित्य ने फाइनली पीहू को हाँ कह दी। अच्छा ठीक है, बन जाऊंगा मैं तुम्हारा पापा 2 दिन के लिए, पर उसके पहले मुझे आपकी मम्मा से भी तो मिलना पड़ेगा ना। ये बातें तो बड़े ही करेंगे ना, और आप तो अभी जस्ट 5 ईयर्स ओल्ड हो। ये सुनते ही पीहू खुशी के मारे चिल्लाने लगी। ये थैंक यू, यू आर द बेस्ट कहकर उसने आदित्य को गले लगा लिया। वो उसके सामने इतनी छोटी थी कि हक के नाम पर वो सिर्फ उसके हाथ तक ही पहुंच पाई। अपने हाथ के इर्द गिर्द पीहू के नन्हे हाथों को लिपटता देख आदित्य के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। इस एहसास को ना तो वो समझ पा रहा था और ना ही उसे व्यक्त कर पा रहा था। पीहू के स्पर्श ने आदित्य के दिल में उसे एक खास तरह के अपनेपन का एहसास दिया था जो उसने पहली बार महसूस किया था। पीहू की इतनी जोर की आवाज़ सुनकर नेहा की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखों की पट्टी हटाकर देखा तो वो आगे की सीट पर एक अनजान व्यक्ति के पास खड़ी हुई थी। हड़बड़ाते हुए नेहा ने अपनी सीट बेल्ट निकाली और तुरंत उसके पास पहुंच गई। पीहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आ जाओ, कम बैक टू योर सीट। एंड किससे बात कर रही हो? नेहा ने पीहू का हाथ पकड़कर जैसे ही उसे पीछे खींचने की कोशिश की पीहू ने कहा, बडी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे मेरे पापा मिल गए। ये सुनते ही नेहा के होश उड़ गए। क्या? उसने जोर से कहा और आदित्य की तरफ देखा। आदित्य और नेहा की नज़रें एक पल के लिए एक दूसरे पर ठहर सी गई। CH484 व्यूअर वक्त की झलक। एपिसोड 4। नेहा के इस सफ़र में उसे पहले से ही अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी स्ट्रेस था और अब पीहू ने अपने शैतानी दिमाग से उस स्ट्रेस को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया था। नेहा पीहू के नेचर से अच्छे से वाकिफ थी। उसे पता था कि इस छोटी सी बच्ची का दिमाग कितना आगे तक सोच लेता है। वो ये भी जानती थी कि पीहू जब कभी भी अपनी बड़ी को किसी भी बात के लिए उदास होता देखती थी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी, और आज उसने कुछ वैसा ही किया था। पीहू, क्या फालतू बात कह रही हो? मैंने मना किया था इस बारे में सोचने के लिए। चलो वापस। नेहा ने पीहू का दाहिना हाथ पकड़ कर रखा था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका बायां हाथ आदित्य के हाथ में था। नेहा ने जैसे ही पीहू को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, पीहू के बाएं हाथ ने उसे रोक लिया। आदित्य ने भले ही पीहू के साथ कुछ ही वक्त बिताया था पर उसने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि वो एक झटके में खुला ही नहीं। बड़ी,
मैं चलूंगी न साथ, पर पहले तुम मेरा आइडिया तो सुन लो। ये है कूल अंकल, जो 2 दिन के लिए मेरे पापा बनने के लिए रेडी है। पीहू ने उस शख्स का नाम बिना पूछे ही अपने मन से उसका नामकरण कूल अंकल के नाम से कर दिया था। अपने नए नाम को पीहू की प्यारी आवाज में सुनकर एक बार को तो आदित्य को भी हंसी आ गई, पर सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए उसने अपनी हंसी को अंदर ही रोक लिया। वो नेहा की दिल से मदद तो करना चाहती थी, पर उसे पता नहीं था कि इस नादानी में वह नेहा के दिल में उन पुराने जख्मों को ताज़ा कर रही थी। पापा शब्द सुनते ही नेहा को हर वो ताना याद आता था जो सिंगल मदर होने के नाते उसने खाया था। पर आज पीहू अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके कूल अंकल खड़े थे, जिन्हें कुछ भी समझाना नेहा को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। बडी, कूल अंकल तो मेरे पिक्चर वाले पापा से भी मैच करते हैं। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। पीहू कई दिनों से अपने पापा की तलाश में थी और उसी दौरान उसने अपनी ही इमेजिनेशन से तीनों की फैमिली पिक्चर बनाई थी। नेहा को कन्विंस करने के लिए पीहू अपने बैग से आर्ट बुक लेने के लिए अपनी सीट पर भागी। अरे फिर वही जिद। नेहा पीहू को रोक ही रही थी कि तब तक पीहू वहां से भाग निकली। उसके वहां से जाते ही आदित्य ने नेहा के बिहेवियर से चिढ़ते हुए कहा, अरे हाउ इनसेंसिटिव यू आर, इतनी छोटी सी मासूम बच्ची से कोई ऐसे बात करता है क्या? एक 5 साल की बच्ची जो अपनी माँ के लिए इतनी चिंता कर रही थी, इतने आइडियाज लगा रही थी, उसे उसकी माँ समझ ही नहीं रही थी। वो कुछ ही पलों में पीहू से इतना कनेक्टेड फील कर रहा था कि उसे नेहा का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हारी बेटी इतनी छोटी होने के बावजूद तुम्हारे बारे में इतना सोच रही है और तुम हो कि उसकी सुन ही नहीं रही। आदित्य ने नेहा से गुस्से में कहा, हेलो मिस्टर, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है हमारे बारे में तो जबरदस्ती इंटरफियर भी मत करो। नेहा ने आदित्य को सीधा जवाब देते हुए कहा। आदित्य कोई छोटा मोटा राह चलता इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके बॉडीगार्ड्स चाहते तो अभी तक नेहा के इस टोन को चुप करा चुके होते, पर पीहू के मामले में अपने बॉस को इस तरह पिघलता देख वो इस मामले में पड़ना ही नहीं चाहते थे। हे यू शुड फील प्राउड कि कितनी स्मार्ट बेटी है तुम्हारी। आई वंडर, तुम्हारे जैसी डम लड़की की ऐसी स्मार्ट बेटी कैसे हो गई? कहीं कुछ झोल तो नहीं? आदित्य ने नेहा के रवैये को नापसंद करते हुए उसे टॉन्ट मारा। वो आगे कुछ बोलता कि तभी नेहा ने उसके हाथ में पकड़ा ग्लास का पानी आदित्य के मुंह पर फेंक दिया। छपाक। उसी वक्त पीहू अपनी आर्ट बुक लेकर वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसके कूल अंकल तो पूरा भीग चुके थे। बडी, पीहू ने अपनी बडी की हरकत देखकर शौक में अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। अगले ही पल आदित्य के बाल से लेकर कोट सब भीग चुका था। अपने बॉस की इस तरह की बेइज्जती देखकर बॉडीगार्ड्स अपनी सीट से बड़ी तेजी से उठे कि तभी आदित्य ने उन्हें रोक दिया। अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे का पानी पोंछते हुए आदित्य ने नेहा की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा और जैसे ही वो उसकी इस हरकत का जवाब देता, नेहा बोल पड़ी। हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? ये मेरी बेटी है एंड आई एम हर मदर। ये मुझे तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नेहा ने आदित्य से गुस्से में कहा। तुम्हारी इस बदतमीजी को देखने के बाद तो मेरा डाउट अब और बढ़ गया है। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है। You don't know who I am. और जब तुम्हें ये पता चलेगा, I swear तुम्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। And I will make sure that you feel guilty, miss, whatever you are. आदित्य को इतना गुस्सा होता देख पीहू को अपना आइडिया पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा था। ओह प्लीज, I am not interested to know who you are. जितना मिलना था मिल लिया आपसे, होपफुली अब नहीं मिलेंगे। नेहा ने इस बार पीहू को इशारे से उसके साथ चलने के लिए कहा। माहौल को इतना गर्म देखकर इस बार पीहू नेहा की बात टाल नहीं पाई। उसने बड़े उदास मन से आदित्य को हाथों से बाय बोला और नेहा के साथ अपनी सीट की तरफ लौट गई। आदित्य भी पीहू को बाय बोलने से उतना ही दुखी था जितनी कि पीहू। कुछ समय पहले तक उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि उसकी बडी को अब और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, भले ही झूठ के सहारे से, पर शायद वो सारे रिलेटिव्स के सवालों का जवाब आसानी से दे देती। पर इतना सब कुछ होने के बाद पीहू मन ही मन सोच रही थी, ओ बडी, ये क्या कर दिया? हमें अपनी प्रॉब्लम्स कम करनी थी, बानी थोड़ी थी। बड़ी मुश्किल से कूल अंकल को पापा बनने के लिए मनाया था, पर बडी ने तो सारा प्लान ही फ्लॉप कर दिया। ओह गॉड, अब क्या होगा? प्लीज हेल्प अस। वो ये सब सोचते हुए बार बार आगे बैठे कूल अंकल की तरफ देखे जा रही थी और तभी आदित्य ने भी उसे पलट कर देखा। उसका इतना उदास चेहरा देखकर आदित्य को मन हो रहा था कि वो अभी उसे अपनी गोद में उठा ले, पर नेहा को याद करके उसने खुद पर कंट्रोल किया।
उसके निराश चेहरे पर सिर्फ आदित्य का ही नहीं बल्कि नेहा का भी ध्यान था। नेहा ने उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, पीहू, गुस्सा हो आप हमसे? आप जानते हो ना कि इस आइडिया को हम बहुत पहले ही ड्रॉप कर चुके हैं, तो फिर क्यों ढूंढने में लगी हो 2 दिन के लिए पापा? झूठ से हम कुछ टाइम के लिए छोटी प्रॉब्लम्स से बच तो सकते हैं, पर ये लंबे टाइम तक छुपा नहीं सकते ना। अगर सबको पता चल गया कि हमने झूठ बोल के ऐसे ही किसी को आपका पापा बना दिया है तो सोचो, सब कितना हंसेंगे हम पर। नेहा की इस बात को सुनकर पीहू ने निराशा भरे भाव से उसकी तरफ देखा और कहा, पर कूल अंकल तो बहुत स्मार्ट है। और देखो देखो, मेरी तो ब्राउन आंखें भी उनकी तरह है और ये सॉफ्ट बाल उनके भी वैसे ही है जैसे मेरे। बड़ी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो मेरे पापा नहीं है। सच्ची? पीहू ने अपनी आंखों को बढ़ा करके दिखाया, अपने बालों को टच करके और कई तरह के फेसेस बना के नेहा को समझाने की कोशिश की। पीहू, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ी सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएगी? आपको पता है न कि बड़ी कितनी स्ट्रोंग है? नेहा ने उसे इशारे से रोककर कहा, जिस पर पीहू ने खुद को मना लिया कि उसकी बड़ी इस बात के लिए तो कभी नहीं मानने वाली। हाँ ठीक है, आई नो यू आर स्ट्रोंग, कहकर पीहू दोबारा बाहर खिड़की से बाहर देखने लगी। वो भले ही नेहा के सामने उसकी बात को हाँ हाँ कहकर मानने का दिखावा कर रही थी, पर उसे समझाना इतना आसान नहीं था। इस वक्त भी वो कूल अंकल और बडी को मिलवाने के अतरंगी आइडियाज दिमाग में बुन रही थी। अगले आधे घंटे बाद जब फ्लाइट बनारस एयरपोर्ट पर लैंड हुई, नेहा और पीहू दोनों एग्जिट की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो चाह के भी पीहू के सामने व्यक्त नहीं करना चाहती थी। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी पुरानी यादें ताज़ा होती जा रही थी। 6 साल बाद आज वो अपने परिवार से मिलने वाली थी, उनसे मिलने वाली थी जिन्होंने कई साल पहले ही उसको खुद से अलग कर दिया था। अगले ही पल उसे फ़ोन आया और सूचना मिली कि उसे एयरपोर्ट से लेने कुछ खास लोग आ रहे हैं, जिसे सुनकर वो खुश हो या दुखी उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उस अपडेट को सुनकर ना तो वो कुछ रिएक्ट कर पा रही थी और ना ही एक्सप्रेस। उसे इतना कन्फ्यूजन में देखकर पीहू ने पूछा, क्या हुआ बडी, हमें कोई लेने आ रहा है या नहीं? उसके इस सवाल को सुनकर नेहा अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आए और झटके से बोल पड़ी, आ रहे हैं पीहू, वो बस पहुंच ही रहे होंगे। नेहा के इतने अजीब बर्ताव को देखकर पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात का इतना बड़ा शौक लगा है। लेने कोई भी आए क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कौन आ रहा था जिसे सुनकर बड़ी इतना डिस्टर्ब हो गई थी? या कहीं वो पापा वाली बात से अभी भी परेशान तो नहीं? पीहू बार बार यही सोचे जा रही थी। वो कुछ और पूछती कि तभी सामने से 2 लोग नेहा की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। नेहा ने एक हाथ से पीहू का हाथ पकड़ रखा था तो दूसरे हाथ में ट्रॉली बैग। वो उन दोनों को लेकर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक आवाज़ आई जो नेहा ने सालों बाद सुनी थी, दीदी। ये सुनते ही नेहा ने अपनी दाएं ओर देखा तो कनिका संजय के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। उन दोनों को देखते ही एक पल के लिए तो उसे लगा कि वो 6 साल पीछे पहुंच चुकी है। उनको देखकर उसे अपनी लाइफ की वो ब्लैक नाइट याद आ रही थी, जिसमें उसने उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर अपने आप को सच्चा साबित करने की न जाने कितनी कोशिशें की थी, पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी थी। आज 6 साल बाद कनिका और संजय को एक साथ देखकर नेहा को एक बार फिर ठुकराया हुआ महसूस हो रहा था। कनिका ने नेहा के पास पहुंचते ही उसे गले लगा लिया और कहा, दीदी, हाउ आर यू? इतने सालों बाद तुम तो पहले से मोटी भी लग रही हो। अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देती क्या? लुक एट मी, कैसे मेंटेन किया है मैंने खुद को। हे, कनिका अपनी बहन का हाल पूछने के बहाने मजाक में भी सिर्फ उसे टॉन्ट कसना चाहती थी। अपनी बातों से वो यही साबित करना चाहती थी कि नेहा कितनी इम्परफेक्ट और वो कितनी परफेक्ट थी। कनिका की बातों से ज्यादा नेहा का ध्यान उसके हाथ पर था जिसने संजय का हाथ पकड़ रखा था। इतने सालों बाद जब वह आज संजय को देख रही थी तो उसकी आंखों में उसे वो प्यार, वह मासूमियत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी जिससे नेहा ने प्यार किया था। कनिका की बातों से भले ही नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर अपनी बड़ी को मोटा सुनकर पीहू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने कमर पर हाथ रखे नेहा के सामने कनिका को घूरते हुए आगे आए और अपनी क्यूट सी आवाज में गुस्सा भर के बोली, व्हाट, आपकी मम्मा ने आपको कोई मैनर्स नहीं सिखाए क्या? ऐसे कैसे आप बड़ी को मोटा बोल रहे हो? ये आवाज सुनते ही कनिका और संजय चौंक गए। क्या होगा जब कनिका और संजय पीहू से मिलेंगे? क्या पीहू होगी नेहा की सवियर? CH585 पीहू असवियर। एपिसोड 5। इतनी छोटी सी बच्ची की आवाज में इतना गुस्सा देखकर कनिका और संजय चौंक गए।
वो कुछ पूछते कि तभी पीहू ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, क्या कहा आपने बड़ी को? आपको किसी ने सिखाया नहीं किसी से बात कैसे करनी चाहिए? कनिका को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची उससे सवाल कर रही थी। कनिका बोलने वाली थी उससे पहले ही नेहा ने पीहू को अपनी तरफ खींच लिया। क्या? लुक एट दिस स्मॉल गर्ल एंड बडी। कौन बडी? व्हाट इज शी सेइंग? कनिका ने एक साथ कई सवाल किए। वो बार बार पीहू की बातों से खुद को डिफेंड करने के लिए संजय को देखे जा रही थी। ये है मेरी बडी एंड यू कांट स्पीक लाइक दैट टू हर। पीहू ने नेहा के बार बार पकड़ने के बाद भी एक कदम आगे आते हुए कहा। पीहू को ऐसे में गुस्से देख कनिका और संजय को समझ आ गया था कि ये बच्ची जरूर नेहा की बहुत खास है। SSSH, पीहू वापस आओ। नेहा ने पीहू को अपनी बुलाया। हु इज शी? कनिका ने चिढ़ते हुए पूछा। भले ही पीहू 5 साल की थी पर उसकी बातें कनिका को बहुत चुभ रही थी। इतना एटीट्यूड, कौन है ये जिसे तुमने अपने इतने सर चढ़ा रखा है, जिसे पता नहीं है हाउ टू टॉक विद एल्डर्स? संजय ने पीहू के बिहेवियर पर सवाल उठाते हुए पूछा। शी इज माई डॉटर पीहू एंड शी नोज व्हाट टू डू। नेहा ने बड़ी प्राउडली ये बात संजय और कनिका को बताई। ये सुनते ही कनिका और संजय एक दूसरे को बहुत चाके होकर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नेहा क्या बात कर रही थी। 6 साल पहले उन्होंने उसको उसकी गलती की सजा देकर घर से बेदखल कर दिया था, पर इतने सालों बाद वो इतने गर्व से अपनी एक बेटी के साथ खड़ी होगी, ये उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। नेहा की आंखों में कहीं भी इस बात को कहते हुए शर्म नहीं थी, जिस बात से कनिका और संजय को और ज्यादा दिक्कत हो रही थी। क्या? डॉटर तुम्हारी? संजय ने चौंकते हुए पूछा। यस, हर डॉटर। आपको कोई प्रॉब्लम? पीहू ने एक बार फिर उसी अंदाज कहा। पीहू के सामने उसकी बड़ी से कोई सवाल कर ले, ये पीहू हरगिज बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए संजय हो या कनिका, आज पीहू किसी को भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रही थी। पर नेहा नहीं चाहती थी कि पीहू संजय और कनिका के कड़वे सवालों का जरा भी सामना करे। हाँ संजय, पीहू मेरी बेटी है। ये सब देखकर संजय और कनिका के मन में हजारों सवाल उछाल मार रहे थे, जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ नेहा के पास थे। कनिका ने बड़ी चालाकी से जानने के लिए नेहा से पूछा, दीदी ऐसी भी क्या दुश्मनी हमसे कि तुमने बताया भी नहीं कि तुमने शादी कर ली, और तुम्हारी इतनी क्यूट एक बेटी भी है? कनिका ने भोली बनते हुए पीहू से प्यार का दिखावा किया और उसके गोल गालों को सहलाया। कनिका के एक एक शब्द नेहा को यूजलेस लग रहे थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि कनिका कितना अच्छा नाटक कर लेती है। कनिका को अपनी किए पे जरा भी पछतावा नहीं था। इनफैक्ट वो तो अब भी संजय के सामने भोली बनने की कोशिश कर रही थी। उसके इतने डिस्गस्टिंग बिहेवियर को देखकर नेहा को उसके किसी भी सवाल का जवाब देने का मन ही नहीं हो रहा था। तब तक संजय ने नेहा को टॉन्ट मारते हुए कनिका से कहा, इससे कोई भी सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। डोंट यू रिमेंबर व्हाट शी हैज डन? उसके बाद तो ये कोई भी शर्मनाक हरकत कर सकती है। आई डोंट हैव एनी डाउट। और हो सकता है ये बच्ची उन्हीं में से किसी एक हरकत का नतीजा हो। नाजायज औलाद। संजय ने अपना आखिरी शब्द पीहू की तरफ देखते हुए बड़ी दबी जुबान में कहा, पर उसे नहीं पता था कि वो शब्द नेहा के कानों तक पहुंच चुका था। संजय ने जो नेहा के साथ किया था, उसे सोचकर नेहा ने उसे हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर कर लिया था। आज जो संजय नेहा के सामने खड़ा था, उसकी किसी भी बात और टॉन्ट का नेहा को बुरा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर पीहू के लिए उसने जो कहा वो नेहा से जरा भी सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत गुस्से में आते हुए कहा, व्हाट? क्या कहा तुमने? नाजायज किसको कहा तुमने? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। इस बच्ची को कहा नाजायज मैंने। अब आया समझ। संजय ने भी इस बार अपनी आवाज और बुलंद करते हुए गुस्से में नेहा को जवाब दिया। इतना सुनते ही नेहा ने इस बार संजय को जवाब अपने हाथों से दिया और सीधा संजय के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया, जिसे देखकर एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। इस नज़ारे में सबसे ज्यादा अगर किसी को मजा आ रहा था तो वो थी पीहू। वो मन ही मन सोच रही थी, हे अब आया न मजा, बड़ी से पंगा लेने चले थे। संजय अपने गाल पर हाथ रखा चुपचाप नेहा के सामने खड़ा था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कल तक जो लड़की उसे टूट के प्यार करती थी, खुद को अपनाने के लिए हाथ पैर जोड़ रही थी, आज उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उसने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। उस चांटे की गूंज संजय के कानों में अभी भी सुनाई दे रही थी। कनिका ने तुरंत ही संजय को संभालने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा और नेहा को घूरना शुरू कर दिया। दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम अपनी लिमिट भूल गई हो शायद।
इस पर नेहा ने उसकी तरफ मुड़कर गुस्से से देखते हुए कहा, अगर तुमने भी मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द कहा तो मैं संजय क्या तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। नेहा की बढ़ती हिम्मत देखकर संजय इस बार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। नेहा, वॉट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हाँ, तुम्हें लगता है तुम कुछ भी करोगी और हम कुछ नहीं बोलेंगे? हाउ डरे यू? संजय गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए एक कदम नेहा के पास बढ़ा ही कि तभी पीहू फिर से नेहा के पीछे से निकलकर संजय और नेहा के बीच आकर खड़ी हो गई। ओह हेलो, आप बड़ी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। यू आर बैड पीपल, पीहू ने अपनी क्यूट आवाज में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। उसे हर बार नेहा के सामने डिफेंस में आता देख कनिका और संजय दोनों को ही इरिटेशन सी हो रही थी। बच्ची समझकर दोनों ने पिछली बार तो कुछ नहीं किया, पर इस बार संजय ने सोच लिया कि माँ बेटी की इस जोड़ी को वो सबक सिखाकर रहेगा। वो जैसे ही पीहू को अपने हाथ से पकड़कर किनारे करने के लिए उसे छूने वाला था कि तभी वहां एक शख्स ने पहुंचकर एन टाइम पर पीहू को अपने गोद में उठाते हुए कहा, बेबी। जैसे ही नेहा की नज़र उस शख्स पर पड़ी, वो एकदम चौंक गई और उसके मुंह से निकला, यू। पीहू ने उस आदमी की गोद में पहुंचते ही उसे गले लगाया और जोर से चिल्लाई, पापा। संजय के गुस्से से पीहू को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि जब सभी पैसेंजर्स फ्लाइट से उतर के अपने अपने रास्ते चले गए थे तो फिर आदित्य यहाँ पर क्या कर रहा था। पीहू के मुंह से पापा सुनकर कनिका और संजय बिल्कुल शॉक थे। आदित्य को नेहा और पीहू के साथ खड़ा देखकर संजय के तो होश उड़ गए। आदित्य और संजय एक दूसरे से अच्छे से वाकिफ थे। संजय को पता था कि आदित्य कितना बड़ा आदमी था। इतने हैंडसम और रिच पर्सन को पीहू, जिसे नेहा अपनी बेटी बता रही थी, पापा कह रही थी। इसका मतलब नेहा और आदित्य का आपस में। ये सारे सवाल संजय और कनिका को रह रहकर परेशान किए जा रहे थे। आदित्य के पीछे जिस तरह से 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, उन्हें देखकर संजय की हिम्मत नहीं हुई कि वो आदित्य से पीहू को लेकर बहस करे। क्या तुम इस बच्ची का ख्याल भी नहीं रख सकती? आदित्य ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा। वो भले ही नेहा और पीहू से फ्लाइट में मिला था, पर पीहू के साथ उसका जिस तरह का कनेक्शन बन चुका था, उसकी केयर करना उसे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगी थी। वो दूर से ही संजय और कनिका को नेहा और पीहू से बहस करता देख रखा था, पर जब उसे लगा अब मामला हाथ से बाहर जा रहा है तब उसने बीच में आना ही बेहतर समझा। नेहा आदित्य की बात सुनकर बिल्कुल शांत थी। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस व्यक्ति के मुंह पर उसने फ्लाइट में पानी फेंका था, वो इस वक्त आकर उसकी मदद करेगा। वो आदित्य के सवाल का कुछ जवाब देती कि पीहू ने कनिका और संजय की कंप्लेन करते हुए कहा, पापा, ये दोनों बड़ी को कब से तंग कर रहे हैं, और आपको पता है ये आंटी ने तो बड़ी को मोटा भी कहा। पीहू को सुनकर आदित्य संजय को बड़ी गंभीरता से घूर रहा था। उन दोनों के बीच जो टशन था, उसका इतिहास बहुत पुराना था। हमेशा उनके बीच लड़ाइयां बिजनेस प्रोजेक्ट्स को लेकर होती थी, पर आज आदित्य पीहू को प्रोटेक्ट करने के मकसद से संजय के सामने खड़ा था। पीहू की बातें सुनकर आदित्य का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। पीहू के मुंह से एक और बार पापा सुनने के बाद संजय और कनिका ने ये मान लिया था कि आदित्य सच में पीहू का पापा है। संजय को इस बात की तकलीफ सबसे ज्यादा थी कि जिस लड़की को उसने छोड़ दिया था, वो आज उससे भी बड़े आदमी के साथ सेटल लग रही थी। यहाँ कनिका की जलन अब नेहा से और भी बढ़ गई थी। उसने इतना जाल बना के संजय को उससे छीना था, पर उसे नहीं पता था कि उसके बाद नेहा की लाइफ में संजय से भी सक्सेसफुल आदमी आ जाएगा। आदित्य भी बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। पीहू की बातें सुनकर उसे वहाँ का माहौल अच्छे से समझ आ गया था और नेहा और पीहू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नाटक उसने भी अपने मन में रचा और नेहा पर हक जताते हुए कहा, मैंने तुम्हें बाहर वेट करने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही थी? चलो बाहर, गाड़ी कब से वेट कर रही है। नेहा को एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य किस बारे में बात कर रहा था, पर इस वक्त उसके लिए कनिका और संजय के सामने से निकल जाना ही सही लग रहा था, जिसके लिए उसने भी आदित्य के नाटक में साथ देना सही समझा। लेट्स गो। नेहा ने सर हिलाते हुए आदित्य को आंखों आंखों में ही बता दिया कि वो इस नाटक में उसके साथ है। पीहू के कूल अंकल और बड़ी को एक बात पर अग्री करता देख पीहू खुशी से चिल्ला पड़ी, ये हम पापा के साथ जाएंगे। ये सुनते ही नेहा का बैग बॉडीगार्ड्स ने लिया और पीहू को गोद से उतारते हुए आदित्य ने उसे नेहा के पास खड़ा किया। तुम लोग चलो, आई विल जस्ट कम। आदित्य ने नेहा और पीहू को गार्ड्स के साथ कार तक चलने के लिए कहा। उनके वहां से निकलते ही आदित्य ने संजय के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, एंड यू डोंट यू डेयर
अगर दोबारा तुमने उस बच्ची की तरफ कदम बढ़ाया तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। आई नो यू इन योर डर्टी गेम्स। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं, पर अगर अपनी ऐसी हरकतें तुमने उस बच्ची के साथ की तो देख लेना, आई एम वॉचिंग यू। आदित्य इतना कहकर वहां से संजय को पीठ दिखाकर बाहर की तरफ निकल गया। उसकी आवाज में जो गुस्सा और कॉन्फिडेंस था, उसे सुनकर संजय के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। आदित्य की धमकी को सुनकर कनिका और संजय दोनों ही स्तब्ध खड़े थे। उन दोनों के ईगो को इतना बड़ा धक्का लगा था कि इस पल वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। कार के पास नेहा और पिहू को खड़ा देख आदित्य ने उन्हें इशारे से कार में बैठने को कहा और खुद आगे वाले सीट में आकर बैठ गया। कार के अंदर बैठते वक्त नेहा के मन में बहुत सी हेजिटेशंस थी। उसे एक तरफ तो अपनी फ्लाइट में की गई गलती के लिए शर्मिंदगी फील हो रही थी और दूसरी तरफ आदित्य ने उसकी जो हेल्प की उसके लिए थैंक यू बोलने का मन। उसे रह रहकर ये भी लग रहा था कि कहीं वो आदित्य का ज़्यादा एहसान तो नहीं ले रही थी। क्या नेहा लेगी आदित्य की हेल्प? क्या आदित्य की मदद के पीछे पिहू का आइडिया था? क्या आदित्य नेहा को उसके साथ की गई बदतमीजी के लिए माफ कर